जैसे कि आप जानते हैं कि यूएई इसराइल डील का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है उस पर डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि जॉर्डन वैली, जिसका इस डील में बार बार जिक्र हो रहा है, वो जॉर्डन वैली बेसिकली है कहाँ, वेस्ट बैंक क्या है, मस्जिद अल अक्सा का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जेरूसलम का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, गाजा स्ट्रिप का है, ये फलस्तीन बेसिकली है कहाँ पे, इसराइली सेटलर्स क्या है एंड सो ऑन। आज पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसराइल और यूएई की जो डील है इसमें किन किन चीजों पे इन्होंने एग्री किया हुआ है, एक्सपर्ट्स का इस डील को लेकर क्या फीडबैक है, उनकी ओपिनियन क्या है, डिफरेंट कंट्रीज और उनके जो लीडर्स हैं उनका रिएक्शन क्या है इस डील को लेकर एंड सो ऑन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सजाद खान और आप देख रहे हैं इंस्पायरेशन आईएएस। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, 10 सितंबर 2019 को इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो इलेक्शन से एक हफ्ता पहले ये अनाउंस करते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो जो जॉर्डन वैली है उसे ये एनेक्स कर लेंगे। यहाँ तक कि जो वेस्ट बैंक के अंदर बाकी एरियाज हैं जहाँ पे इसराइली सेटलर्स बैठे हुए हैं, उन एरियाज को भी ये एनेक्स कर लेंगे। अब ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, पर ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, 13 अगस्त 2020 को जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ट्वीट करते हैं कि वेस्ट एशिया के दो एलीज इनके यूएई और इसराइल जो है एक हिस्टोरिक डील जो है वो साइन करने वाले हैं, एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिसके तहत ये आपस की जो रिलेशनशिप है उन्हें नॉर्मलाइज करने वाले हैं। ये इस डील के मुताबिक इसराइल जो है वो जॉर्डन वैली को एनेक्स करने का जो प्लान है उसे वो डिले कर देगा और यूएई जो है वो ऑफिशियली फॉर्मली इसराइल को एज स्टेट जो है रिकॉग्नाइज करेगा। अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है, पहली गल्फ कंट्री बन जाएगी जिसने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश किए हैं। ये डील अगर साइन हो जाती है तो यूएई तीसरी इस्लामिक कंट्री बन जाएगी, मुस्लिम कंट्री बन जाएगी जिसने इसराइल के साथ कोई डील की है। इससे पहले जो है इजिप्ट और जॉर्डन जो है वो डील इसराइल के साथ साइन कर चुके हैं। इस डील को लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर ये लिखता है कि सऊदी अरेबिया इस डील को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, पर सऊदी अरेबिया गल्फ सुन्नी किंगडम्स का डिफेक्टो रूलर है। तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि यूएई जो ये डील इसराइल के साथ साइन कर रहा है, ये सऊदी अरेबिया के ब्लेसिंग्स के थ्रू ही कर रहा है। दैट मींस इन फ्यूचर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सऊदी अरबिया और बाकी सुन्नी किंगडम जो हैं इस यूएई के जो फुटस्टेप्स हैं उसे फॉलो कर सकते हैं और वो इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, इसराइल और यूएई दोनों के दोनों इस डील को जस्टिफाई करने के लिए एनेक्सेशन ऑफ जॉर्डन वैली का सहारा ले रहे हैं। यूएई ये कहता है कि अगर ये डील साइन होती है तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्लान है जॉर्डन वैली को एनेक्स करने का, उस प्लान को मैं फ्रस्ट्रेट कर सकता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि एनेक्सेशन से ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट जो है एक गल्फ कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करना जरूरी है। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि जॉर्डन वैली है क्या, और हमने देखा कि जॉर्डन वैली वेस्ट बैंक के अंदर है और वेस्ट बैंक और जॉर्डन वैली दोनों के दोनों जो है यूएन के जो 1948 का रेजोल्यूशन था उसके तहत ये फलस्तीन की प्रॉपर्टी। बीएसएलएम जो एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल के अंदर, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एनेक्सेशन का मैप देखने के बाद ये रिवील करते हैं कि वो जो एनेक्सेशन का एरिया दिखा रहे हैं उसके अंदर 65,000 फलस्तीनीज आते हैं और 11,000 इसराइली सेटलर्स आते हैं उस एरिया के अंदर। दैट मींस अगर उस एरिया को एनेक्स करेंगे तो 65,000 फलस्तीनी जो है वो सफर कर सकते। उसके बाद पीस नाउ एक और इसराइली एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन बेंजामिन नेतन्याहू की इस एनेक्सेशन प्लान को, प्रपोजल को स्टडी करने के बाद ये रिवील करते हैं कि इस प्रपोजल के अंदर 30 सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करने का प्लान है बेंजामिन नेतन्याहू का और उसमें 12,778 इसराइली सेटलर्स को वो वहां पे एस्टैब्लिश करेंगे। 18 इलीगल आउटपोस्ट जो है, मिलिट्री पोस्ट जो है, वहां पे वो इरेक्ट करेंगे उन एरियाज के अंदर जो फलस्तीन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद 44,175 फलस्तीनी जो उसी एरिया के अंदर रहते हैं उन्हें वो फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। दैट मींस एरिया पे कब्जा कर लेंगे पर उनकी कोई केयर नहीं करेंगे, फलस्तीनी जाने और उनके लोग जाने। उसके बाद पीस नाव लिखता है कि इस प्रपोजल में 48 बकरवाल कम्युनिटीज भी हैं फलस्तीन की, जिसकी पॉपुलेशन 8,775 है। दैट मींस वो लोग भी सफर करने वाले हैं। पीस नाव आगे रिवील करता है कि जिस एरिया पे वो एनेक्स करने वाले हैं वो एरिया वेस्ट बैंक का 22% एरिया जो है वो कवर करता है और इस 22% में से भी 90% जो है वो एरिया सी के अंडर आता है। आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक में के 3 डिवीजन है, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया सी जो है 80% कवर करता है वेस्ट बैंक का। बेंजामिन नेतन्याहू का जॉर्डन वैली को एनेक्स करने का प्लान और मैप देखने के बाद द टाइम्स ऑफ इसराइल ये लिखता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो ये मैप है ये टोटली इनकरेक्ट है। इसमें बहुत सारी इसराइली सेटलमेंट्स की जो लोकेशन है वो मेंशन ही नहीं हुई है और बहुत सारी ऐसी लोकेशन मेंशन हुई है फलस्तीन विलेज की जो वहां पे अवेलेबल है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इसराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करते हुए ये लिखता है कि ये इनकरेक्ट मैप ही इनकी सीरियसनेस
को रिवील करता है। अब देखते हैं कि इस डील के अंदर बेसिकली है क्या। जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि इस डील का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एनेक्सेशन ऑफ जॉर्डन वैली, जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये डील साइन हो जाती है तो यूएई जो है थर्ड मुस्लिम नेशन बन जाएगा जिसने इसराइल के साथ डील साइन की है। इजिप्ट ने एक डील साइन की थी इसराइल के साथ 1979 में और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिश कर लिए थे। जॉर्डन ने 1994 में जो है इसराइल के साथ एक डील साइन की। उसके बाद मोरिटानिया जो है उसने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इसराइल के साथ जो है वो एस्टेब्लिश किए थे 1999 में, पर 2009 में वो जो रिलेशनशिप है उससे कैंसिल कर दिए। उसके बाद कोई डील साइन नहीं। यूएई इसराइल डील जो है इसे ऑफिशियली अब्राहम अकॉर्ड कहा जा रहा है। उसकी वजह क्या है? इस डील के अंदर जो तीन पार्टीज हैं, यूएसए, क्रिश्चियन, इसराइल, ज्यूज, यूएई, मुस्लिम्स, ये तीनों की तीनों रिलीजियस कम्युनिटीज जो है ये प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानती हैं। उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे इस डील को इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कहा। जैसे कि मैंने कहा था 13 अगस्त 2020 को ट्विटर के थ्रू यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये डील अनाउंस की। उसके बाद 16 अगस्त 2020 को क्या होता है, इसराइल और यूएई जो है वो डायरेक्ट टेलीफोनिक सर्विस जो है एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद यूएई की एक टॉप लेवल की कंपनी एपेक्स नेशनल इन्वेस्टमेंट और इसराइल की एक कंपनी टेरा ग्रुप जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके तहत वो कोविड-19 की रिसर्च पे म्यूचुअली काम करेंगे और ये यूएई और इसराइल के बीच में पहली बिजनेस डील साइन होती है। 17 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये अनाउंस करते हैं कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि इसराइल और यूएई के बीच में एक डायरेक्ट एयरलाइन सर्विस जो है वो शुरू की जाए सऊदी अरबिया की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। उसके बाद अटलांटिक काउंसिल जो एक अमेरिका की थिंक टैंक है उससे बात करते हुए यूएई के फॉरेन मिनिस्टर जो है अनवर गर्गाश वो ये कहते हैं कि ये डील जो है ये हम इसलिए भी साइन कर रहे हैं ताकि जो F-35 वारप्लेन्स जो हमें खरीदने हैं उनको परचेज करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद 18 अगस्त 2020 को मोसाद जो इसराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी उसका जो चीफ है यूसी कोहेन वो यूएई पहुंचते हैं और वहां पे डिस्कशन करते हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, रीजनल डेवलपमेंट को लेकर और बाकी एरियाज को लेकर यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तहनून बिन जैद अल नहनून के साथ। और उसी के साथ शुरुआत होती है इसराइल के पहले ऑफिशियल विजिट की यूएई के अंदर। इस डील को लेकर यूएई का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही है कि इस डील के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो प्लान है जॉर्डन वैली को एनेक्स करने का, हम उसे डिले कर देंगे, हम उसे पोस्टपोन कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री इसराइल के साथ ये डील साइन क्यों कर रही है? इसको लेकर द हिंदू ये लिखता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यूएई इसराइल के साथ ये डील साइन कर रहा है। उसमें जॉर्डन वैली की एनेक्सेशन भी आती है और ईरान फैक्टर भी आता है। जैसे कि आप जानते हैं ईरान जो है पूरे दुनिया के शिया मुस्लिम्स का जो है वो लीडर है और यहाँ से सऊदी अरबिया पूरे दुनिया के सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर है और उनमें आपस में नहीं बनती। ईरान के रिलेशनशिप इसराइल के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ईरान के रिलेशनशिप सऊदी अरबिया यूएई के साथ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वही हो गया कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। द हिंदू ये लिखता है कि ईरान की इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इन्होंने ये हाथ मिलाया आपस। उसके बाद अल मसदार न्यूज को अनवर गर्गाश इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि उनका जेरूसलम के अंदर एम्बेसी एस्टेब्लिश करने का तब तक प्लान नहीं बनेगा जब तक फलस्तीन और इसराइल के रिलेशनशिप आपस में ठीक नहीं होते। वो इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है क्योंकि एनेक्सेशन ऑफ जॉर्डन जो है वो एक टिकलिंग बम है। उस बम को इन्होंने एक किस्म का डिफ्यूज किया इस डील के थ्रू। जब अल मसदार न्यूज के एंकर ने उनसे पूछा कि फलस्तीन के रिएक्शन को लेकर आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि फलस्तीन इससे नाराज होगा। हमने काफी सोचा, सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि लेट्स डू इट। यूसुफ अल ओतैबा जो यूएई के एम्बेसडर हैं यूएसए में, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये डील जो है इट्स लाइक ए विन फॉर डिप्लोमेसी। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं इट इज ए सिग्निफिकेंट एडवांस इन अरब इसराइल रिलेशनशिप्स दैट लोअर्स टेंशंस एंड क्रिएट्स न्यू एनर्जी फॉर पॉजिटिव चेंज। अब इस डील को लेकर इसराइल का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहली जस्टिफिकेशन जो है वो ईरान फैक्टर की देते हैं। वो कहते हैं कि ईरान से हमें भी खतरा है, यूएई से भी खतरा है, हम इसीलिए उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। उसके बाद एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि वेस्ट बैंक को एनेक्सेशन करने का जो मेरा प्लान है वो हमने कैंसिल नहीं किया, वो मैंने पोस्टपोन किया हुआ है। इट्स स्टिल ऑन द टेबल। वो कहते हैं कि याद रखिए कि ये प्लान मैंने ही बनाया था जुडाई और समारिया जो वेस्ट बैंक के अंदर है उन पे कब्जा करने का। मैं आपको बता दूं जुडाई और समारिया जो हैं ये ज्यूज के लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे काफ़ी सालों से ये कब्जा करना चाहते हैं जुडाई और समारिया का। और बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि इसको हम कभी भी एनेक्स कर सकते हैं, बस अभी थोड़ी देर के लिए हमने डिले किया हुआ है ताकि यूएई के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाए। नेतन्याहू उसके बाद ये कहते हैं कि इसराइल और यूएई जो है आपस में कोऑपरेट करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन जो है
वो डेवलप करने में, एनर्जी सेक्टर में वो कोऑपरेट करेंगे, वाटर सेक्टर में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में और बहुत सारे एरियाज में जो है ये आपस में कोऑपरेट करेंगे इस डील के थ्रू। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो इस डील में ब्रोकर का काम कर रहे हैं, वो ओवल ऑफिस में न्यूज एजेंसीज के साथ बात करते हुए ये कहते हैं कि ये जो डील साइन हुई है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में और अबू धाबी का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, इट्स ए ट्रूली हिस्टोरिकल मोमेंट। वो ये कहते हैं, नाउ दैट द आइस हैज बीन ब्रोकन, आई एक्सपेक्ट more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates in normalizing the relationship with Israel। यूएसए के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देखने के बाद इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो हेब्रू में एक ट्वीट करते हैं जिसका ट्रांसलेशन है हिस्टोरिक डे। ट्रंप के जो सीनियर एडवाइजर हैं जैरेड कुशनर, वो ये कहते हैं कि इसराइल जो है कभी भी जॉर्डन वैली को यूएसए के साथ डिस्कस करने के बगैर एनेक्स नहीं करने वाला। हम जिम्मेवारी लेते हैं कि एनेक्सेशन हमारी परमिशन के बगैर नहीं होगी। हम रिलेशनशिप को जो है इसराइल और बाकी अरब कंट्रीज के बीच में न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। हम एनेक्सेशन की तरफ अभी नहीं जाना चाहते। अब इस डील में किन किन चीज़ों पे इन्होंने एग्री किया हुआ है, उसमें आता है इन्वेस्टमेंट, इन्होंने टूरिज्म पे एग्री किया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स पे इन्होंने एग्री किया हुआ है, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्बेसीज इन द फ्यूचर और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें इन्होंने म्यूचुअली एग्री किया हुआ है काम करने के लिए, जिसमें कोरोना वायरस वैक्सीनेशन भी आती है एंड सो ऑन। इस डील को लेकर द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो दो बड़ी मोस्ट डायनेमिक सोसाइटीज और एडवांस इकोनॉमीज जो हैं वो कोऑपरेट करेंगी डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करने में, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। इस डील को लेकर फ़लस्तीन के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी, क्योंकि 1948 का यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में देखा, ये उसकी वायलेशन होगी, क्योंकि वेस्ट बैंक जो है यूनाइटेड नेशन 1948 का जो रेजोल्यूशन है उसके तहत हमारी प्रॉपर्टी है और इसराइल को वेस्ट बैंक छोड़ देना चाहिए। और मेजॉरिटी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं वो फ़लस्तीन की इस बात पे एग्री करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस डील के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की। द हिंदू न्यूज़पेपर लिखता है ईरान जो है वो शिया कम्युनिटीज का लीडर है और सऊदी अरबिया जो है वो सुन्नी कम्युनिटीज का लीडर है। ईरान और सऊदी अरबिया में आपस में नहीं बनती और ईरान और इसराइल में भी आपस में रिलेशनशिप जो है ठीक नहीं है, इसीलिए इसराइल और यूएई ने हाथ मिला लिया है ताकि ईरान का जो खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान जो एक शिया मुल्क है उसका सुन्नी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, जैसे इराक है, सीरिया है, लेबनान है, अल्जीरिया है, तुनीशिया है और भी ऐसी सुन्नी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। उनमें हाल ही में पाकिस्तान भी आता है। पर बाकी जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरबिया के एलीज है, जैसे इजिप्ट है, सूडान है, जॉर्डन है, मोरक्को है, यूएई है, उनका ईरान के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। द हिंदू इस डील को लेकर लिखता है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट ब्रॉट इसराइल एंड इट्स ट्रेडिशनल राइवल्स इन द गल्फ क्लोजर इज देयर शेयर्ड एंटीपैथी टुवर्ड्स ईरान। द हिंदू आगे लिखता है कि इसराइल और यूएई दोनों के दोनों बैरक ओबामा की जो न्यूक्लियर डील थी ईरान के साथ उसके साथ खुश नहीं थे, पर जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने ईरान डील जो है वो कैंसिल कर दी और ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, जिसको यूएई और इसराइल दोनों ने अप्रिशिएट किया। नवंबर में यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं और द हिंदू लिखता है कि इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप जो है वो जीत कर रीइलेक्ट होकर आ सकते हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका फोकस चाइना पे होगा और वेस्ट एशिया में क्या होगा, एक वैक्यूम बन जाएगा। दैट मीन्स वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनको आपस में ही ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए। द हिंदू लिखता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आ सकता है इस इलेक्शन में, और अगर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आ गया इलेक्शन नवंबर इलेक्शन में, वो ईरान डील को वापस जो है रिज्यूम कर लेगा, उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा देगा और इन दैट केस मजबूरन इसराइल और यूएई दोनों को ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने पड़ेंगे। और ऐसे रिलेशनशिप को बैरक ओबामा ने कोल्ड पीस का नाम दिया था। दैट मीन्स ना चाहते हुए भी ईरान के साथ इसराइल और यूएई को अपने रिलेशनशिप जो है ठीक करने पड़ेंगे। इन दैट केस ईरान को फेस करने के लिए, उनकी इसकी इकोनॉमी को फेस करने के लिए इन दोनों का हाथ मिलाना जो है बहुत ज़रूरी है, ऐसा द हिंदू लिखता है। उसके बाद ट्रंप के बारे में द हिंदू क्या लिखता है, ट्रंप के लिए इस डील में क्या है। द हिंदू लिखता है कि नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी जो है टोटली फेलियर है, वो उसको होमलैंड में भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसकी वजह से इसकी इलेक्शन में काफी नुकसान होने वाला है ऐसे। उसके बाद नॉर्थ कोरिया को लेकर जो रिलेशनशिप इसके थे वो भी ठीक नहीं हो पाए, कोई कंक्लूजन नहीं लिखा, वहां पे भी ये फेल हो गया। उसके बाद इसका अफगानिस्तान से अपने यूएस सोल्जर्स को विड्रॉ करने का डिसीजन, खासकर तब जब तालिबान जो था एक राइज पे था, वो डिसीजन भी जो है उस पर भी काफी क्रिटिसिज्म
क्रिटिसिज्म हुआ और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान चाइना के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत खराब हुए। एक और नुकसान, अब इलेक्शन में इसे जीतने के लिए इसे एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना था। तो द हिंदू क्या लिखता है कि उसने जानबूझ के ये स्टेप उठाया ताकि ये डील अगर यूएई और इसराइल के बीच में साइन करने में कामयाब हो गया और उसके बाद 2-4 और सुन्नी कंट्रीज ने इसराइल के साथ डील साइन कर ली, तो ये इसको इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ा पुश दे सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक को हैंडल करने में भी ये फेल रहा, तो इसे कुछ ना कुछ चाहिए। उसके बाद द हिंदू प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में लिखता है कि उनको भी एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा इस डील से। उसकी वजह यह है कि ये मुश्किल से इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन चार्ज लगे हुए हैं, इनकी इमेज खराब हुई है, अपनी उस इमेज को ठीक भी करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने वादा किया था वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का और अभी तक एनेक्स नहीं कर पाए। और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कोरोना वायरस पेंडेमिक को डील करने में भी फेल हो गए। द हिंदू ये लिखता है कि जहां फ़लस्तीन की बात आती है तो यूएई इसराइल की ये डील जो है फ़लस्तीनियों के लिए कोई रिलीफ लेके नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि द हिंदू इस डील को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो इसके पॉजिटिव साइड भी दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि ये डील अगर साइन हो जाती है तो इसके कितने कल्चरल बेनिफिट्स होंगे, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे, डेवलपमेंट में कितना फ़ायदा होगा, एनर्जी सेक्टर में कितना फ़ायदा होगा एंड सो ऑन, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। घुमा फिरा के द हिंदू न्यूज़पेपर इस डील को अप्रिशिएट करता है, पर वो इसके लूप होल्स भी आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद हैनू जुसूला, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, वो लिखते हैं कि एग्रीमेंट जो है ये यूएई के पर्सनल इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। ये फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं करने वाले, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट ही देखने वाले हैं। इसमें इसने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, जबकि इससे पहले फ़लस्तीनी की जो राइट्स हैं उन्हें रिजर्व करना चाहिए था, उन्हें गारंटी करना चाहिए था, उसके बाद ये डील साइन करनी चाहिए थी। उसके बाद लीजा गोल्डमैन, जो +72 इसराइली मैगजीन के को फाउंडर हैं, वो लिखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का कभी भी जॉर्डन वैली को एनेक्स करने का कोई प्लान था ही नहीं, और इसका जिंदा सबूत है उनका कमजोर एनेक्सेशन का मैप, जिसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि यूएई जो है फ़लस्तीन का नाम लेके इस डील को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसमें उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। उसके बाद युवाल शेनी ये लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कभी एनेक्स कर ही नहीं सकते इस एरिया को, क्योंकि अगर वो एनेक्स करते हैं तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलेगी उनको। क्यों? क्योंकि इस एनेक्सेशन में वो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन करते हैं, जो एक इंटरनेशनल लॉ है। उसके तहत कोई भी मुल्क जो है थ्रू वार, थ्रू आर्मी दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 242 में लिखा हुआ है, जिसके प्रेम्बल में मेंशन है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो 2 स्टेट सोल्यूशन को पुश मिलने के बजाय 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, उसे पुश नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद अमीरा हास एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हाईलाइट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो यूएई और इसराइल की जो डील साइन होने वाली है, इसमें फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी ने 2012 में यूएई के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो कट ऑफ कर दिए थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन है महमूद अब्बास, उनके पॉलिटिकल राइवल मोहम्मद दहलान के अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे यूएई के साथ। वो बहाना पकड़ के उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ही यूएई के साथ डिस्कनेक्ट कर लिए, तो गलती फ़लस्तीनियों की भी है। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं उनकी दूसरी गलती ये है कि जून 2020 में जब यूएई ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान फ़लस्तीन में फंड्स भेजे, रिलीफ भेजा, तो फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी ने वो फंड्स जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, रिलीफ लेने से मना कर दिया, वापस भेज दिए सारे के सारे रिलीफ जो यूएई से आया था। और उसका बहाना क्या पकड़ा कि इसराइल के एयरपोर्ट से होते हुए ये रिलीफ क्यों आया। अमीरा हास ये कहते हैं कि इसमें यूएई की कम गलती है और फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी की ज़्यादा गलती है। अपने पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब किए। वो कहते हैं फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी जो है उसने गवर्नेंस को प्रेफरेंस नहीं दी, अपने लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी, उसने अपनी इकोनॉमिक डिक्लाइन को नहीं देखा, उसने अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को देखा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखा और फ़लस्तीनी लोगों का नुकसान किया यूएई के साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब करके। वो लिखते हैं कि फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी का कोई हक नहीं बनता आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को क्रिटिसाइज़ करने का। फाइनेंशियल टाइम्स 16 अगस्त 2020 को लिखता है कि अगर ये डील साइन होती है तो ये फ़लस्तीनियों की जो थोड़ी बहुत होप थी उसको भी ख़त्म कर देगा। अब देखते हैं अलग कंट्रीज़ और उनके हेड्स का रिएक्शन क्या है इस डील को लेकर। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है जेरेड कुशनर का, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइज़र हैं। वो CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और हमारा फोकस क्या है, ये तीनों मुल्क मिलके पॉजिटिव एरियाज जो है उन पे काम करेंगे, डेवलपमेंट पे काम करेंगे, इकोनॉमिकल एक्सचेंज पे काम करेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद कुवैत, जो इसराइल के बिल्कुल खिलाफ है, इस डील को कंडेम करते हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर 7 मूवमेंट्स असेंबली जो है, जिसमें लिबरल्स थे, शियाज थे, सुन्नी थे, इस्लामिस्ट थे, अरबिस्ट थे, उन्होंने
इस ट्रीटी को कंडम किया और इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। बहरीन पहली गल्फ अरब कंट्री है जिसने वेलकम किया इसको। यहाँ तक कि जो अपने लोकल उसके एक्टिविस्ट हैं उन पर क्रैकडाउन लगा दिया ताकि वो इस डील के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट न कर सकें। ओमान ने पब्लिकली सपोर्ट किया इस एग्रीमेंट को और अप्रिशिएट किया और इसे हिस्टोरिक कहा। पर ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं अहमद बिन हमाद अल खलीली, उन्होंने इनडायरेक्टली इस डील को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद 19 अगस्त 2020 को सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान अल सऊद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम हर एक पीस को जो है वेलकम करते हैं, पर हम इसराइल को जो है कभी भी ऑफिशियली स्टेट डिक्लेयर नहीं करने वाले जब तक वो फ़लस्तीनियों का हक वापस नहीं देंगे। उसके बाद 21 अगस्त 2020 को प्रिंस तुर्की बिन फैसल अल सऊद, सऊदी अरबिया के प्रिंस, वो ये कहते हैं कि इसराइल के साथ कभी भी रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी एक सोवरेन स्टेट नहीं बनेगी जिसकी कैपिटल जेरूसलम होगी। फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जाहिर बात है इस डील को कंडम करती है और वो कहती है कि यूएई ने हमारे पीठ में जो है छुरा घोंपा है। उसके बाद फतह जो हमने पार्ट 1 में देखा था, गाज़ा पे रूल कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी है फ़लस्तीन की, उसने भी कंडम किया और उसने कहा कि नेशनल, रिलीजियस और ह्यूमैनिटेरियन जितने भी ड्यूटीज़ थी यूएई की उन सब को इन्होंने साइड पे रख के अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे काम किया। उसके बाद ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है इस डील को शेमफुल डिक्लेयर करती है और ईरान के जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, वो इस डील को एक बहुत बड़ी मिस्टेक कहते हैं यूएई की और वो ये कहते हैं कि फ्यूचर में यूएई खुद पछताएगा इस डील को लेकर। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस डील को स्ट्रांगली कंडम करते हैं और तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, वो ये कहते हैं कि अगर ये डील साइन होगी तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि यूएई के साथ सारे के सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हम खत्म कर देंगे और अपनी एम्बेसी जो है हम वापस बुला लेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात आती है वहाँ पे काफ़ी रैलीज, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस जो हुई स्ट्रीट्स पे इस डील को लेकर और न्यूज़ इंटरनेशनल ये लिखता है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा टाइम मांग रहा है और वो ये कह रहा है कि हम इस डील को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो कोई भी कमेंट्स देने से मना कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कमेंट्स। पर हाँ, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने 18 अगस्त को कहा कि पाकिस्तान जो है कभी भी इसराइल को एज स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला और वो हमेशा फ़लस्तीन के साथ है और फ़लस्तीन के साथ लड़ता रहेगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएई क्या कर रहा है, सऊदी अरबिया क्या कर रहा है, उनकी अपना मुल्क है, अपनी मर्जी है उनकी और वो इसराइल के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाने वाला। जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी इस डील को वेलकम करते हैं। उसके बाद हिजबुल्लाह की जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, वो इस डील को एक बहुत बड़ा धोखा कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इस्लाम को धोखा है, ये अरब मुल्कों को धोखा है, ये मस्जिद अल अक्सा के साथ धोखा है। पर लिबनीज़ प्रेसिडेंट माइकल एओन जो हिजबुल्लाह के एली हैं वो इस डील को वेलकम करते हैं। उसके बाद जब इंडिया की बात आती है, हम तो जानते हैं कि इंडिया के फ़लस्तीन के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसके इसराइल के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हैं, यूएई के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे हैं। वो इस डील को इंडिया जो है वेलकम करती है। जहां मलेशिया की बात आती है तो मलाई मेल ये लिखता है कि मलेशिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि यूएई का अपना पर्सनल मामला है, उसका सवरियन राइट है वो किसके साथ डील करे किसके साथ नहीं करे। पर हाँ, इसराइल को मलेशिया कभी भी एज स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला, वो हमेशा फ़लस्तीन के साथ है। जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो इस डील को वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्पिरेशन आईएएस में एक पूरी टीम बैठी हुई है जो सिर्फ करंट इवेंट्स पे ही काम करती है। हम ऐसे ही और भी वीडियोज़ लेके आने वाले, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।